बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट की सीरीज़ में एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के साथ हाज़िर हुए हैं। केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर है। पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो शुरू में बहुत सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन हम अपने तरीके से आपको ये डिस्कशन करवाएंगे, यानी कि जैसे हम लोग यूजुअली डिस्कशन करते हैं वैसे आपको करवाएंगे, जो हमारे यूजुअली फिज़िकल क्लास का मेथड रहता है। तो केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें तो देखें, बात कुछ ऐसी है कि व्हाट इज एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग, वी शुड हैव द आइडिया। तो केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के दरमियान जो होती है उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नाम दे रहे होते हैं। कि आप ये कह सकते हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो ताकत है, जो उनकी कशिश का सबब है, जो उन दोनों के दो एटम्स के दरमियान कशिश है, जो कुव्वत है कुर्बत है, उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास दो तरीके से डिफाइन होती है। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी बॉन्डिंग। पहली बॉन्डिंग जो हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या? प्राइमरी बॉन्डिंग इज एक्चुअली द इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल जो दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम लोग प्राइमरी बॉन्डिंग का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक मॉलिक्यूल है HCl, तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्राइमरी बॉन्डिंग। अभी जो प्राइमरी बॉन्डिंग है इसकी हमारे पास तीन टाइप्स बनती हैं। द फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, जो इंट्रामोलिक्यूलर हो सकता है। द सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। सो primary bonding is actually the intramolecular force of attraction, and this intramolecular force of attraction is further divided into three types: ionic, covalent, and coordinate covalent. And these three names are written in their strength sequence, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद सेकंड नंबर पे स्ट्रांग होता है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा। यानी कि आप इस ऑर्डर में जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है जी। इसी तरीके से जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी सेकंड टाइप बनती है सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग से क्या मुराद है? सेकेंडरी बॉन्डिंग से मुराद है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ऐसा कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना उसको सेकेंडरी बॉन्डिंग कहेंगे। भाई कैसे? अब हम एग्जाम्पल दें HCl की, तो भाई HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन है तो प्राइमरी बॉन्ड है। अब अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन में
एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्ट होता है, इस अट्रैक्शन को अगर आप पढ़ें तो ये अट्रैक्शन आपके पास क्या पड़ी जाएगी, सेकेंडरी बॉन्डिंग, विच इज एक्चुअली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी के बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी बॉन्डिंग की टाइप्स हमारे पास हो सकती हैं मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैंडर वॉल फोर्सेस। ये तीन, और ये तीनों नाम भी हमने जो मेंशन किए हैं ये इन दी ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ मेंशन की, यानी कि सेकेंडरी बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और फिर वैंडर वॉल फोर्सेस। आपको काफ़ी किताबों में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्डिंग को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाए गए होंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर मेंशन करूं कि विच of the following is correct order of strength, और पहला ऑप्शन में लिखूं आयोनिक, मेटालिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन। अच्छा, ये सारे नाम मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बार बार इनको कहने से बेहतर है एक ही बार मैंने पूरा लिख दिया। आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन मैंने इस तरीके से लिखा, चलें भाई, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड की बात पढ़ी और उनके ऑर्डर्स आप लोग के आगे मेंशन किए। तो भाई आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बिल्कुल ठीक है, मेटालिक से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन मेटालिक कोवलेंट से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। कोवलेंट हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांग है, हाइड्रोजन मेटालिक से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मेटालिक आयनिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयोनिक हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिल वक्त जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर हेयर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक रैंडम डिस्कशन था जिसपे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब प्राइमरी बॉन्डिंग में हमारे पास जो पहला बॉन्ड आता है पढ़ने के लिए उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, देखिए भाई, नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है केमिस्ट्री में। अगर आप लोगों को नाम समझ में आ रहा है तो आप लोग बहुत सारी बातें कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड में।
वैसे इसकी डेफिनेशन बनती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two oppositely charged ions. दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको आयनिक बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। अब देखिए आयनिक बॉन्ड में जो लफ्ज आयन है इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयन के साथ आईसी का सफिक्स लगा हुआ है। तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब है कि हेयर द बॉन्ड इज रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयंस। अब आयंस में क्या है कि भाई आप लोगों को पता है कि एक हो गया पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक हो गया नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरम्यान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से अगर आप अपने जहन में बात को क्लियर रखेंगे तो इसके जितने भी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आगे चल के आएंगे आप लोग के पास। देखिए आयनिक बॉन्ड में जो लफ्ज ये इस्तेमाल हो रहा है कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस, तो ये आयंस हैं क्या? आयंस आए कैसे? तो भाई आप लोग को पता है आयंस आर द चार्ज स्पीशीज विच आर फॉर्म बाय द गेन और द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। का जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो वो आयन बन जाता है। तो एक आयन पॉजिटिव एक आयन नेगेटिव, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों इलेक्ट्रोवेलेंट? इलेक्ट्रो का लफ्ज रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अराइज हुई ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ द वैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ द वैलेंसी। भाई कैसे हो गई वैलेंसी कंप्लीट? तो ये कुछ इस तरीके का मामला है कि यार सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के आखिरी शेल में 17 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो अब क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 और 8। तो इसके आखिरी शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज कर दिया, तो इसका जो वैलेंस शेल है वो इसका सेकेंड लास्ट शेल बन जाएगा। तो इसमें देखिए वैलेंसी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है किसी भी एटम को। बॉन्डिंग का जो रीजन है वो क्या है कि भाई उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का क्या मामला है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसकी वैलेंसी हो गई 2, 8 और 8, आखिरी शेल में 8 हो गया। तो अब सारा मामला क्या हो रहा है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया जिसकी वजह से वो कैटाइन बना, दूसरा एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया जिसकी वजह से वो एनाइन बना। अब ये कैटाइन और एनाइन जो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है तो बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। यानी कि आयोनिक बॉन्ड के लिए लाजमी शर्त यह है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर रहेगा। ठीक है, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कोई शेयरिंग नहीं हुई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और इसके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड हो गया क्या? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं।
आयोनिक बॉन्ड के लिए कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे उन दो एटम्स की बात करते हैं जिनके दरम्यान आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो भाई आयनिक बॉन्ड किन दो एटम्स के दरम्यान एग्जिस्ट करेगा? नंबर वन, वो दो एटम्स जिनमें से एक लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखता है और दूसरा एटम हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। एक एटम में एक एटम में जो एक एटम, हम इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई एक एटम की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होनी चाहिए, दूसरी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये वाला जो एटम है जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम का क्या मतलब है? इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि ये उस एटम की बात हो रही है जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है जी। तो एक ऐसा एटम जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दूसरा ऐसा एटम जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उनके दरम्यान बनता है आयनिक बॉन्ड। और मजे की बात बताऊं, ये जो पॉइंट है ये 2019 एमडी कैट में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और चार ऑप्शंस दिए हुए थे जिनमें से करेक्ट ऑप्शन ये था कि लो आयनाइजेशन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और दूसरे ऑप्शंस क्या थे? एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि भाई हाई आयनाइजेशन लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई आयनाइजेशन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरीके से चार ऑप्शन दे थे। और उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो, यानी कि कम एनर्जी देने पे कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और दूसरा एटम जो आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो उन दोनों के दरम्यान हम कंसीडर करते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, ऐसे एटम्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर आराम से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं एटम, उनके लिए हम कहते हैं कि दे आर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत होगी। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिस्कशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिस्कशन है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए होता है। यहाँ पे हम सिर्फ कंपैरेटिव बेसिस पर डिस्कशन करते हैं। अब जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, खास तौर पे वो एक मेटल होगा। मेटल के अलावा और किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं होती। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा एक नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल ही वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल्स और बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कशन करते हैं कि वो एलिमेंट्स जो ग्रुप 1A और 2A के होंगे, उनका बॉन्ड अगर ग्रुप 6A के नॉन मेटल्स या फिर ग्रुप 7A के नॉन मेटल्स के साथ बनता है, तो ऐसे एलिमेंट्स के दरम्यान बनने वाले बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड इजीली कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। अब जो आयनिक बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड भाई बना कैसे? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड को अगर आप देखें, तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर्मेशन ऑफ NaCl।
और हम इसके एनर्जेटिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड. तो वी विल डिस्कस अबाउट द enthalpy changes during the bond formation. ऐसा ही है. अब इंथैल्पी चेंज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, हम लोग करते हैं डिस्कशन हैजेस लॉ का. लेकिन हैजेस लॉ को आयोनिक बॉन्ड के लिए नहीं पढ़ा जा सकता, तो हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हैजेस लॉ. हैजेस लॉ पढ़ा ही इंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन के लिए जाता है. अब हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हैजेस लॉ पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट बॉर्न हैबर साइकिल. ठीक है. बॉर्न हैबर साइकिल की रिस्पेक्ट से अगर आप लोग देखें तो आयोनिक बॉन्ड बनता है 5 स्टेप्स में. पहले स्टेप को बोलते हैं सब्लिमेशन, दूसरे स्टेप को बोलते हैं डिसोसिएशन, तीसरे स्टेप को बोलते हैं आयनाइजेशन, चौथे स्टेप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पांचवें स्टेप को बोलते हैं लैटिस फॉर्मेशन. ये 5 स्टेप्स में आयोनिक बॉन्ड बनता है विथ रिस्पेक्ट टू दी बॉर्न हैबर साइकिल. अब ये 5 स्टेप्स होंगे कैसे भाई? पहला जो है सब्लिमेशन. उस सब्लिमेशन में क्या होता है कि सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में मौजूद है, वो सॉलिड स्टेट सोडियम कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैसियस स्टेट सोडियम. सो दिस स्टेप इज कंसीडर्ड एज द सब्लिमेशन. ठीक है. इसी तरीके से जो क्लोरीन डायटोमिक गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी मोनो एटॉमिक गैस. इसको बोलते हैं डिसोसिएशन. जो सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. इस स्टेप को बोलते हैं आयनाइजेशन. जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम गेन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द क्लोराइड आयन, और इस स्टेप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ दीज एलिमेंट्स इनटू देयर आयंस, so there is an formation of the ionic bond. There is electrostatic force of attraction which arises between these two ions. तो हम ये देखते हैं कि भाई सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है. इस स्टेप को हम बोलते हैं लैटिस फॉर्मेशन. लैटिस को इस तरीके से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे ये दोनों आयंस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये लैटिस बन जाता है जो कि सॉलिड स्टेट होता है. तो आयोनिक कंपाउंड में जो लैटिस होता है उसमें कोई न्यूट्रल एटम नहीं होता, आयंस होते हैं. आयंस के दरम्यान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एग्जिस्ट करती है. ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करे और फिर खत्म हो जाए. अब यहाँ पे देखें, ये जो सब्लिमेशन आप खुद देखें, इस सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ. तो ये जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना है, इस स्टेप को आप क्या कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली दिस स्टेप इज कंसीडर्ड एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. ऐसा ही है.
इसी तरीके से आप देखें ये क्लोरीन, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन टूट के सिंगल क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी एंडोथर्मिक हो गया। फिर आप यहाँ पे देखें, सोडियम सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज करके, सॉलिड स्टेट कह रहा हूँ, न्यूट्रल स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में कन्वर्ट हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस एनर्जी का नाम है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम ऑफ, फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ गैसियस एटम। किसी भी गैसियस एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। इट मीन्स कि जो आयोनाइजेशन है ये भी क्या हो गई, एंडोथर्मिक। फिर आप देखें, क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जिन एक्सेप्शनल केसेस में ये एंडोथर्मिक हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो बात नहीं हो रही। जब वो बात होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी चैप्टर में है, तो अगर इस पे जब आने वाली वीडियो में बात होगी तो उस पर फिर हम डिटेल में उन एक्सेप्शनल केसेस को भी आप लोग के आगे डिस्कस कर देंगे। इसी तरीके से देखें, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, गैसियस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, यानी स्टेबल स्टेट में गया। स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि इसने एनर्जी लूज की, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो 3 एंडोथर्मिक प्रोसेस हुए और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब इस पूरे रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज अगर आपने मेजर करना है, तो द हीट ऑफ द फॉर्मेशन will be equals to the sublimation plus half of the dissociation plus ionization minus electron affinity and minus lattice energy। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज किए हैं, ये इनके रिएक्शन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंड दिस इक्वेशन can be used to measure enthalpy change for any ionic compound। किसी भी आयोनिक कंपाउंड की इंथैल्पी चेंज के लिए आप उस कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान ये जो 5 स्टेप्स हुए हैं उनकी हीट इंथैल्पी के सम्स फाइंड कर रहे हैं, ये होता है। अब देखें, इंथैल्पी चेंज जब यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, इंथैल्पी चेंज जब यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो आप इस बात को भी अब क्लियर कट अपने माइंड में रखिएगा कि हम जैसे कि 2019 के एमडी कैट एग्जाम को देखें तो 2019 में आयनिक बॉन्डिंग से 2 सवाल आए थे। पहला सवाल तो वो था कि भाई लो आयनाइजेशन और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा ये कि बॉर्न हेबर साइकिल क्यों इस्तेमाल होती है। तो देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है, और आयोनिक कंपाउंड का की फीचर क्या है, बॉर्न हेबर cycle, which is actually the modified form of Hazel's law, is used to measure the enthalpy change, या फिर आप कह रहे हैं measure the heat of formation, enthalpy of formation या heat of formation of an ionic compound। और इसका की फीचर क्या है कि भाई आयोनिक कंपाउंड में तो फिर बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे भी हैं कि जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है बॉर्न हेबर साइकिल की। तो बॉर्न हेबर साइकिल की फीचर ये है कि जो 2019 एमडी कैट में आया था कि बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज टू मेजर लैटिस एनर्जी।
ये 2019 एमडीकेट के लिए ये जुमला आपको याद रखना होगा। 2019 एमडीकेट के पास अपना पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा। अब जैसे पास्ट पेपर्स में आपको मिलेगा कि भाई लेटिस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज। तो भाई लैटिस एनर्जी के हवाले से बच्चों को क्या परेशानी होती है? भाई लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लैटिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। तो हुआ क्या कि जब सवाल ये पूछा गया कि भाई लैटिस एनर्जी का दूसरा क्या नाम है और ऑप्शन में क्रिस्टल एनर्जी का लफ्ज दिख गया, तो बच्चों ने बोला भाई ये क्रिस्टल एनर्जी हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए क्रिस्टल एनर्जी नाम ही हम कोई टर्मिनोलॉजी पढ़ते ही नहीं। फेडरल बोर्ड की बुक के रेफरेंस से अगर आप लोगों से बात करूं तो लैटिस एनर्जी के लिए कंसीडर ये किया जाता है कि इट कैन बी कंसीडर्ड एज दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये याद रखिए कि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बॉन्ड एनर्जी कंसीडर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि लैटिस एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों बराबर है। हम कंसीडर कर लेते हैं, हम ऐसा तसव्वुर बांध लेते हैं कि लैटिस एनर्जी का वही कॉन्सेप्ट है जो कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड एनर्जी का होता है। तो हम ये कह देते हैं कि भाई आयोनिक कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी है ये। लैटिस एनर्जी क्या है? आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी है कि भाई जब आयनिक कंपाउंड बनेगा तो ये एनर्जी रिलीज होगी, जब आयनिक कंपाउंड तोड़ना होगा तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी। अब आयोनिक कंपाउंड जब बन जाता है तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक, they are highly stable crystalline solid। ये ऐप जो है हमारी अपडेट हुई थी उसके बाद से इसने तंग करना शुरू कर दिया हमें। ठीक है, गुड नोट 5 से गुड नोट 6 में कन्वर्ट हुई। हमें लगा बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो है, लेकिन इन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस करके हमारी जो परेशानी है वो बढ़ा दी। इसी तरीके दे आर हाईली स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे नेवर एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि एक लैटिस के गिर्द इतने ज्यादा दूसरे लैटिसेस होते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। एक आयोनिक क्रिस्टल में हजारों और लाखों की तादाद में जो है वो NaCl के यूनिट सेल्स होंगे। यानी ये हम कैलकुलेशन से हमें ये पता चला है कि एक सोडियम की सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयंस और एक क्लोराइड आयन की सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन होते हैं, जिसकी वजह से NaCl की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है और उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से अब चूंकि सिंगल मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हजारों लाखों मॉलिक्यूल एक साथ हैं, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। चूंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, आयंस से लैटिस बना होता है, तो आयोनिक नेचर एग्जिस्ट करती है। दैट इज वाई दे आर हाईली सॉल्युबल इन
पोलर सॉल्वेंट्स। अब देखें भाई, बात यह है कि NaCl का जो एक लैटिस है उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और इस तरीके से हजारों लाखों लैटिसेस होंगे कंपाउंड में। अब जब वो वाटर में जाएगा तो वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर के अंदर भी ये चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट जो भी होगा उसमें पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का क्या मतलब है? पोलैरिटी का यही मतलब है ना कि पोलैरिटी बेसिकली जो है आपको यही बताती है कि भाई पोलर पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, फौरन डिसॉल्व हो जाते हैं। जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा इजीली डिसॉल्व हो सकता है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म का नाम तो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि डिफरेंट कंपाउंड्स सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करें। डिफरेंट कंपाउंड्स सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करें। तो भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम शो करने के लिए कंपाउंड का क्रिस्टल होना भी तो लाजमी है। आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वही तो क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। और क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि भाई दो मुख्तलिफ कंपाउंड होंगे लेकिन उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होना आइसोमॉर्फिज्म कहलाया जाता है। और जो दो कंपाउंड सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं उनको आइसोमॉर्फस कहा जाता है। तो ionic compounds has the tendency to show the isomorphism because they are crystalline in nature। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो लिखा गया है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसके हवाले से थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं, कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होंगे कि आपको आयोनिक कंपाउंड दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि भाई किस आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किस आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब ऐसी सिचुएशन में आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए उसकी लेटेस्ट एनर्जी प्रिडिक्ट करनी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लेटेस्ट एनर्जी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड के बच्चे या आगा खान बोर्ड के बच्चे या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्योंकि उनकी थ्योरी एग्जाम्स के लिए उनकी ये तैयारी करवाई जाती है कि हाउ कैन वी डिटरमिन, हाउ कैन वी जज द लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ये मामलात नहीं होते, उनकी थ्योरी में उनको ये बात नहीं बताई जाती, तो उनके लिए इस तरीके के क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस में परेशानियां आ जाती हैं। तो उनको हम यहाँ पर ये बात डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से यही क्रिटिकल थिंकिंग ये इस मोड पे भी पढ़ाई जा सकती है कि वो आपसे कहे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईली सॉल्यूबल या विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेस सॉल्यूबल। तो ये भी हम लोग लैटिस एनर्जी से डिसाइड करेंगे क्योंकि लैटिस एनर्जी उस आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई जितनी स्ट्रॉन्ग वो उसकी स्टेबिलिटी होगी उसका मतलब उतना हाई लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा हाई लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी विच मीन्स इट मीन्स के इट कैन नॉट बी डिजॉल्व इजीली। तो ये बात हम लोग जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी जज कि विच आयनिक कंपाउंड कैन डिजॉल्व इजीली एंड विच विल फेस डिफिकल्टीज एंड विच आयनिक कंपाउंड will have the high melting point and which will have the low melting point। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे। होपफुली ये वीडियो में अभी तक जो बातें आप लोग को बताई केमिकल बॉन्डिंग का ये पहला लेक्चर ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।